नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और इस वातावरण के लिए क्षमा चाहते हैं, चूँकि एक आवश्यक यात्रा में है और आपको जवाब सवाल बताना भी, कुछ थोड़ा बहुत चर्चा करना भी जरूरी है। LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर का पेपर कोड LB 304 है। भारतीय न्याय संहिता का पहला पार्ट है, उसकी बात हम लोग को करनी है। और सबसे पहली बात तो यह है कि पहले ये इंडियन पिनल कोड हुआ करता था 1860 का, इस बार से इसको भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया है। और जो पहला आपका बैच है वो ऐसा बैच है जो इस वाले कानून का, इस वाले पेपर से, इस वाले सिलेबस से पेपर देने वाला है। तो थोड़ा बहुत पेपर में नए प्रयोग होने की संभावना है, थोड़े बहुत पेपर में नए पैटर्न के होने की संभावना है, क्योंकि नई चीजें रही हैं। एक सवाल जो मैं कहूँगा कि आप इस प्रकार से जरूर तैयार करके जाइएगा कि इंडियन पिनल कोड में भारतीय दंड संहिता जिसको कहते थे, जिसमें दंड, चूंकि उसमें नाम था, पिनल का नाम था, तो पिनल कोड से और न्याय संहिता तक आने का जो सफर रहा, मींस कि पहले वाले कोड का नाम, जिसका नाम इंडियन पिनल कोड था, और बाद में जो भारतीय न्याय संहिता हुआ, तो ऐसे कौन से प्रावधान है, ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसी क्या आवश्यकता है जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में बदलने की आवश्यकता पड़ी, और अंतर किस प्रकार से आप करेंगे, मतलब दंड में या न्याय में। दंड देना काम है तंत्र का या न्याय देना काम है तंत्र का। तो इस प्रकार की एक निबंधात्मक सवाल के लिए तैयार रहिएगा। दूसरे सवाल की अगर बात करें, जो दूसरा आपके लिए जरूरी है, जैसे आपके पहले सिलेबस में, चैप्टर में है, जो आपको मिलता है मेंस रिया का मीनिंग, कंसेप्ट, एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, क्राइम का मीनिंग, कंसेप्ट, एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंस। दो चीजें आपके लिए यहाँ पर जरूरी है। एक तो क्राइम के जो एलिमेंट हैं और एक क्राइम के स्टेप्स जो हैं, क्राइम के स्टेजेस जो हैं, उसमें आप मेंस रिया के बारे में पढ़ते हैं, एक्टस रिया के बारे में पढ़ते हैं, अटेम्प्ट की थ्योरीज पढ़ते हैं, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है पढ़ते हैं, प्रयत्न जिसको बोलते हैं। तो आपको मेंस रिया, एक्टस रिया, ऑफेंस में इंजरी का मतलब क्या होता है, तो उस प्रकार से आप दो सवालों को देख लीजिएगा, बड़े किस्म के सवाल। एक तो आपको पढ़ना है कि एलिमेंट ऑफ क्राइम, और दूसरा स्टेज ऑफ क्राइम, दो आपके लिए जरूरी है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहीं पर जो पनिशमेंट की डेफिनेशन, काइंड्स और थ्योरीज है, पिछले बार जब IPC हुआ करता था तब इसको चौथी यूनिट में दिया हुआ था। तो आपके लिए जो पनिशमेंट के काइंड्स हैं, काइंड्स में आप पढ़ते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, और अब जो नया वाला जुड़ा है भारतीय न्याय संहिता में, कम्युनिटी सर्विस। तो आपको इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत जो पनिशमेंट के प्रकार दिए गए थे, यहाँ पर एक नया प्रकार बढ़ गया है। तो आप देख लीजिएगा कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पनिशमेंट के काइंड्स कितने हैं, और जो न्याय प्रणाली भारत में है उसके अनुसार, या पुराने रीति रिवाजों की बात करें, नियम कायदे की बात करें, तो उस अनुसार जो न्याय IPC के आने के पहले से कहले या उस दौरान कहले, जो दंड देने की जो प्रक्रिया थी, उसमें थ्योरीज थी। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का मतलब क्या होता है, डिटरेंट थ्योरी का मतलब क्या होता है, एक्सपायटरी थ्योरी का मतलब क्या होता है, रिफॉर्मेटिव की हम लोगों ने शायद बात कर ली। तो इस प्रकार से थ्योरीज दी हुई हैं। तो पनिशमेंट की थ्योरीज और पनिशमेंट के काइंड्स आपको पढ़ने होते हैं। आगे बढ़े तो जनरल एक्सेप्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। जनरल एक्सेप्शन में पहले 76 से 106 तक हुआ करता था। इस बार जहां भी है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा सिलेबस में, वहां जनरल एक्सेप्शन से आपके लिए 2-3 टॉपिक बड़े हैं, जरूरी हैं। एक तो प्राइवेट डिफेंस है। प्राइवेट डिफेंस में ये जरूर पढ़िएगा कि प्राइवेट डिफेंस करते करते कब आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हुए और कब अपनी खुद की जान बचाते हुए, मतलब आपकी जान और संपत्ति दोनों के बचाव में आप मृत्यु कब कारित कर सकते हैं, इस प्रकार का सवाल आप एक देख लीजिएगा। उसके बाद वहां पर मैग्नेटन रूल है। मैग्नेटन रूल इंसैनिटी के अंतर्गत है। इंसैनिटी में लीगल इंसैनिटी भी देख लीजिएगा। और आपके लिए एक चीज, नेसेसिटी वाला टॉपिक जरूरी है। नेसेसिटी वाले टॉपिक में आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस का केस है, वो जरूर देख लीजिएगा। तो नेसेसिटी जो है वो आपके लिए एक डिफेंस है, बड़ा डिफेंस है, जरूरी डिफेंस है। नेसेसिटी के अलावा प्राइवेट डिफेंस हम लोगों ने कहा, प्राइवेट डिफेंस आपके लिए जरूरी है। और प्राइवेट डिफेंस के अलावा एक तो जो इंसैनिटी वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए जरूरी है। इंटॉक्सिकेशन है, या कोई ड्यूटीज हैं, या बोले उसको कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ है, या वो है जो बच्चों वाला अपराध है, एक्ट काजिंग फ्लाइट है, अलग है। डॉली इन कैपेक्स, डॉली कैपेक्स वाली जो चीजें कभी कभी जो पूछी गई हैं तो छोटे में ही पूछी गई हैं। तो आगे बढ़े तीसरी यूनिट में, तो आपके लिए जो ग्रुप लायबिलिटी, ज्वाइंट लायबिलिटी, कॉमन इंटेंशन 3 से 5 और 9, ये सब सारे सेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अनलॉफुल असेंबली है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की तीनों लाइन, तीसरी यूनिट के ऊपर की तीनों लाइन आपके लिए बहुत जरूरी है। तीनों कायदे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आप देखिए तो सेक्शन 196 में है प्रमोटिंग इनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, और है एक्ट इंडेजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। पहले ये सेडिशन वगैरह के नाम से राजद्रोह
राष्ट्रद्रोह भी कुछ लोग उसको समझते थे, तो राष्ट्रद्रोह राजद्रोह खैर अलग है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा 152 196 जो धाराएं हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। चौथी यूनिट में कहें तो आपके लिए एक तो अबेटमेंट का मतलब क्या है, अबेटमेंट की मीनिंग क्या है, अबेटर का मतलब क्या है। अबेटमेंट के जो अबेटमेंट पूरा टॉपिक आपके लिए जरूरी है। अबेटमेंट में सवाल अक्सर इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि अगर जो एक्ट आपको अबेट किया, मैंने आपसे कहा कि आप फला के पास जाओ और फला को कुछ इंजरी पहुंचा कर आओ, हर्ट करके आओ, लेकिन आप फला के पास जब गए तो आपने उनको हर्ट के बजाय ग्रीवियस हर्ट कर दिया या आपने डेथ कॉज कर दी। तो पहली चीज तो अबेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, इंड्यूस करने का मतलब क्या होता है, अबेटर का मतलब क्या होता है। अबेटर ने जो अबेटमेंट किया है उसका अगर जो कंसिक्वेंस हो रहा है वो अदर देन एक्ट अबेटेड है, मींस दुष्प्रेरण जिस चीज के लिए किया गया था उससे अतिरिक्त आपने कुछ काम कर दिया है, तो उस स्थिति में लायबिलिटी कैसे तय होगी, जिम्मेदारी कैसे तय होगी, उत्तरदायित्व कैसे तय होगा, ये वाली चीज आपको अबेटमेंट में पढ़नी है। सेक्शन 45 से 57 के बीच में दिया हुआ है। वहीं पर आपको मिलेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब दो या दो से अधिक लोग जब कोई लीगल काम इलीगल तरीके से करते हैं या इलीगल काम ही करते हैं, तो आपस में उसको कहते हैं आपराधिक षड्यंत्र। आप अगर एविडेंस आपके सिलेबस में रहा हो, अगर आपने पढ़ा हो, खैर अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, तो वह भी एक खैर कॉन्स्पिरेसी वाला टॉपिक है। तो आपके लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 भी जरूरी हो जाता है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आपको लीडिंग कुछ केस लॉज हैं, उसको भी पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार ये आपको बताऊं कि जितने भी आपके ये जितने भी क्राइम्स हैं, चाहे वो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लायबिलिटी वाली बात हो, चाहे कॉमन इंटेंशन कॉमन अनलॉफुल असेंबली की बात हो, चाहे अबेटमेंट हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो, कुछ भी हो, आपको एक चीज है कि इलस्ट्रेशंस मस्ट है। इलस्ट्रेशन पढ़े बिना मत जाइएगा, मैं निवेदन करूंगा, इसलिए क्योंकि नई चीज है और पेपर का जो पैटर्न है वो भी, अब चूंकि जो पेपर बना रहा है उसकी भी इच्छा ये है कि अब जो पुराना पैटर्न नहीं रहा है, पुराना पेपर पुराना सिलेबस नहीं रहा है, तो पैटर्न भी थोड़ा सा बदल दिया जाए। पैटर्न बदलने के लिहाज से कहूं, और आप पहला ऐसा बैच हो जो इस पेपर को देने जा रहे हो, तो मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ में है। तो उस लिहाज से भी कहें तो आपके लिए थोड़ा सा चौंकाने वाले कह लें, नए किस्म की चीजें भी पूछे जाने की संभावना है। मतलब सवालों को थोड़ा सा इलस्ट्रेशन बेस्ड पूछ लिया गया या केस लॉ बेस्ड पूछ लिया गया। आपसे सीधे नेसेसिटी के विषय में ना पूछ करके आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस पूछ लिया गया। आपसे कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट ना पूछ करके महबूब साहब अली वर्सेस एम्परर करके पूछ लिया गया, या बरेंद्र कुमार घोष करके केस पूछ लिया गया, या संकरी पोस्ट ऑफिस करके, संकरी टोला पोस्ट ऑफिस केस करके वो आपसे पूछ लिया गया। तो कई बार ये होता है कि आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड चीजें पूछी जाती हैं, आपको केस लॉ बेस्ड चीजें पूछी जाती हैं। तो वहां पर आप जो साधारण पढ़ाई करके आ रहे हैं कि बस किसी ने किसी को कुछ कहा, उसने कर दिया, तो वो गलत काम किया तो दुष्प्रेरण हो गया, तो वहां पर ये चीजें आपकी थोड़ा सा आपका फेल्योर हो जाता है, क्योंकि आप इलस्ट्रेशन के बिना मत जाइए। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ क्राइम हो गया और स्टेजेस ऑफ क्राइम हो गया। और जब आप उसमें स्टेजेस पढ़ रहे हैं तो वहाँ कमीशन में थ्योरी जरूर देखिएगा। और उसके बाद हम लोगों ने कहा पनिशमेंट की काइंड थ्योरी, और एक जो हिस्ट्री क्रिमिनल लॉ के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात हम लोगों ने 1860 से 2023-24 का जो सफर हुआ, दंड से न्याय तक का जो हुआ, तो क्या जो भारतीय न्याय संहिता है वो पुराने वाले कानून को बदलने की आवश्यकता क्यों थी, क्या दंड से न्याय तक का जो ये यात्रा है, जो सफर है, खैर अभी बहुत जल्दी है, अभी बहुत समय आपके पास नहीं बीता है भारतीय न्याय संहिता के साथ डील करते हुए, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके अनुभव भी नहीं है अच्छे बुरे के। लेकिन आप ये समझिए कि भारतीय न्याय संहिता ने क्या मूलचूल परिवर्तन किया है, क्या इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन किया है उसने, इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जाएंगी और आप उसके लिए तैयार भी रहिएगा। तो मुझे लगता है इतने सवाल आपके लिए 7-8 जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा अगर आपने कुछ पढ़ा है, मैं चाहूंगा, प्रार्थना करूंगा ईश्वर से वो भी आवे और वो भी आपके लिए मंगल हो जाए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और मैं विशेष बधाई दूंगा आपके बैच को, चूंकि आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, पहली बार इसको डील करने जा रहे हैं। आने वाले लोग आपसे प्रेरणा लेंगे कि आपने सबसे पहली बार पेपर दिया था। ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके अगले वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद, प्रणाम।